हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन, निगरानी। अब जो है ये पावर किसकी है? ये पावर का सेक्शन है, निगरानी भी एक पावर है। तो कहते हैं इन केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड फॉर बाय itself या which otherwise comes to its knowledge। itself हो जाएगा सो मोटो एक्शन, कि वो खुद ब खुद देखती है कोर्ट के कि कोई मेरी सबऑर्डिनेट कोर्ट है और वहां पे कोई प्रोसीडिंग चल रही है और वो उसमें कोई इलीगैलिटी कमिट की हुई है तो उसको वो अपने पास तलब कर लेगी। या which otherwise comes to its knowledge, या बाज़ सूरत दीगर उसके नॉलेज में आ जाता है, जाके कोई दरखास्त दे देते हैं। जैसे आपने निगरानी गुजार खुद जाके किसी आर्डर या प्रोसीडिंग में वो परेशानी उनको फील हो रही है या कानून के खिलाफ जा रही है बात, तो उस पे जाके वो निगरानी दायर कर देते हैं। द हाई कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, 439 स्पेशल पावर है निगरानी की, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट की। द हाई कोर्ट में in its discretion exercise any of the powers conferred on a court of appeal। बात वही आ गई ना कि वो पावरें जो रिविजनल कोर्ट होगी वो पावरें इस्तेमाल करेगी जो अता की गई हैं एपलेट कोर्ट को। और वो कौन सी सेक्शन फिक्स किए हैं उसने? बाय सेक्शन 423, 426 और 427 और 428। ये पहली पावर दी गई रिवीजन कोर्ट को, जो एपलेट कोर्ट को ये पावरें थी सेक्शन 423, 26, 27 और 428 में। और फिर दूसरी पावर देखें, आर ऑन अ कोर्ट बाय सेक्शन 338। ये पावर थी टेंडर ऑफ पार्डन की, सेशन कोर्ट की। वो पावरें भी रिवीजन को दे दी गई। पहली पावर दी गई एपलेट कोर्ट की, वो सेक्शन 423, 26, 27 और 28, और दूसरी पावर उसको दी गई टेंडर ऑफ पार्डन की 338 में। और अब देखें तीसरी पावर, एंड मे इनहेंस द सेंटेंस, और सजा को बढ़ाने की पावर दी गई। ये एक अलग पावर है जो सिर्फ निगरानी में मिलती है। एंड व्हेन द जजेस कंपोजिंग द कोर्ट ऑफ रिवीजन आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन, कि जब डिवीजन कोर्ट जो निगरानी कोर्ट थी उनमें 2 जजेस बैठते हैं, 2 से ज्यादा जजेस बैठते हैं और उनकी ओपिनियन बराबर में डिवाइड हो गई, The case shall be disposed of in manner provided by section 429। ये भी एपलेट कोर्ट की पावर है। 4.29 लिखा है। हाँ 4.29 429 जो है ये एपलेट कोर्ट का सेक्शन है, अपील का सेक्शन है, और वही पावर उसको फिर दे देगी। तो इसमें 3 पावरें रिवीजन कोर्ट को दी गई हैं, एपलेट कोर्ट की 23, 24, 25, 26, 28 और 429 वाली, और दूसरी टेंडर ऑफ पार्डन 338 वाली, और तीसरी पावर इनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस। अब ये बात समझने की है। अब एक मजिस्ट्रेट जो है उसकी पावर थी 3 साल सजा देने में, उसने चोरी में सजा दे दी 2 साल की। अब देखें उसने सजा दी, सेंटेंस दी, कन्विक्शन दी 2 साल तक। अब अक्यूज ने जाके सेशन कोर्ट में अपील कर दी कि मजिस्ट्रेट ने मुझे क्या दी, सजा दी जो बनती नहीं थी, मैं बेगुनाह था। और सीधी बात, अब मुस्तगीस क्या करे? मुस्तगीस उसके मुकाबले में निगरानी दायर करता है कि सजा 3 साल थी, इसने 2 साल दी, मैंने केस बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट प्रूव किया था कि इसकी सजा को बढ़ाएं। दूसरा कहते हैं, अक्यूज कहते हैं खत्म करो। तो इस सीन में निगरानी और अपील इकट्ठे चलेगी। समझ आ रही है? हालांकि यह इक्विटल नहीं था,
नहीं तो इक्विटल की अपील होती। अब सेंटेंस के खिलाफ अपील में चाहे मुस्तगीस बात समझ में नहीं आती, तो मुस्तगीस जो होगा वो निगरानी दायर करेगा सेंटेंस को बढ़ाने के लिए सेम केस में, और अक्यूज जो होगा वो अपनी सजा को खत्म करवाने के लिए और बरी होने के लिए अपील करेगा। देन दो स्टेज। ये जो है बेसिक और बुनियादी फर्क है अपील का और निगरानी का। इससे बड़ा कोई फर्क है ही नहीं, ना ही वेरी क्लियर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड अगर फर्क देखें अपील और रिवीजन में, तो ये इससे बड़ा फर्क और नजर नहीं आएगा। और भी हैं फर्क तो बहुत सारे हैं। फिर अगली बात देखें क्लास 2 में, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू द प्रीजुडिस ऑफ द अक्यूज्ड unless he has had an opportunity of being heard either personally or by pleader on his own defense। तो निगरानी में कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा कि जब तक पार्टीज को नोटिस ना दिया जाए। तो ये नोटिस का सेक्शन है, नोटिस देना लाजमी है। तीसरी बात उसने लिखी तीसरी क्लास में, वेयर द सेंटेंस डेल्ट विद अंडर द सेक्शन हैज बीन पास्ड बाय अ मजिस्ट्रेट, के ऐसी सजा जी जो सजा किसने पास की है, मजिस्ट्रेट ने, एक्टिंग अदरवाइज देन अंडर सेक्शन 34, लेकिन वो बसूरत दीगर सेक्शन 34 से हट के, मतलब मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास वाले 34 को उससे निकाल दिया। The court shall not inflict a greater punishment for the offence which in the opinion of such court the accused has committed than might have been inflicted for such offence by a magistrate of first class। अब देखें, ये बात ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो कितनी सजा दे सकता है, 3 साल तक कैद। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास 1 मंथ, ये पावरेज थी। अब देखें, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो 7 साल के ऑफेंस की ट्रायल करवाता है, पावर उसकी कितनी थी, 3 साल देने की। अब जो है उसने ट्रायल किया और चोरी में उसको सजा दे दी 1 साल, समझ आई ना, 1 साल सजा दे दी। अब निगरानी दायर कर दी मुस्तगीस ने, भाई 3 साल सजा दे सकता था, इसने 1 साल क्यों दी, मेरा केस प्रूफ था, एविडेंस क्लियर थी, तो इसको सजा बढ़ाई जाए, निगरानी दायर कर दी। अब जो निगरानी कोर्ट है उसकी पावर कौन सी हुई, सेशन कोर्ट है, मे पास एनी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू बाई लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। तो अब निगरानी कोर्ट तो 7 साल से भी ज्यादा दे सकती है, इनहांस जो है, मतलब उसकी पावर तो ज्यादा है, लेकिन केस किसका था, मजिस्ट्रेट का था। वो कहना ये चाह रहा है कि निगरानी कोर्ट सजा जितनी भी बढ़ाए ना बढ़ा सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट की औकात से आगे नहीं जाएगी। 1 साल सजा दी थी तो जितनी भी बढ़ा ले, फुल डोज भी, ऑफेंस की सजा 7 साल थी लेकिन मजिस्ट्रेट की पावर 3 साल थी, तो वो बढ़ाएगी तो 3 साल तक जाएगी, मजिस्ट्रेट की औकात से ऊपर सजा नहीं देगी। तो सर वो तो ये केस सुन ही नहीं सकता जिसकी सजा ही 7 साल है, तो हम असल अपील तो ये बन जाएगी ना, निगरानी या जो भी। कौन नहीं सुन सकता, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कैसे नहीं सुन सकता, करवाते हैं 7 साल का ट्रायल, करवाते हैं। बस सेक्शन 30 एक्सेप्ट डेथ पनिशमेंट के हट के बाकी सारे उठकर ट्रायल करवाते हैं। तो निगरानी कोर्ट के पास बेशक पावर ज्यादा है, वो सजाए मौत भी पास कर सकती है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट का ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट की जो पावर है पनिशमेंट देनी थी उससे आगे नहीं बढ़ेगा, लिमिटेशन खत्म हो जाएगी। नहीं, अगर किसी मुजरिम की सजा है, उसके पास केस लगा है, 7 साल बनती है और वो 3 साल से ज्यादा दे ही नहीं सकता। हाँ, दे नहीं सकता, तो ट्रायल उसी का है ना भाई, 3 साल से ऊपर नहीं जाएगा। बात
उसने सजा पास की 1 साल, निगरानी दायर की तो वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगा तो 3 साल तक जाएगा, 7 साल तक नहीं जाएगा। मेरा सवाल मतलब समझे, अगर कोई ऐसा मुजरिम है जिसकी सजाई 7 साल बन रही है, केस उसके पास लग गया और वो 3 साल से ज्यादा कैसे लग गया? जो डिवीजन नहीं की हुई कि 7 साल तक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उम्र कैद तक जाएगा सेक्शन 30, उसके ऊपर जो है ये ट्रायल इसी में आएगा, बाकी डेथ पेनल्टी का ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट करवाती है, ऐसे लग जाएगा। 190 वेरी क्लियर है कि उसको मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी करता है जिसका केस है उसको फॉरवर्ड करता है। वो ये नहीं थोड़ी बची हुई है कि गलत मजिस्ट्रेट को गलत केस फॉरवर्ड कर दें। 7 साल वाला केस फर्स्ट क्लास को कैसे भेज सकते हैं, एक थर्ड क्लास को कैसे भेज सकते हैं? ऐसे नहीं होगा दोस्त। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि निगरानी कोर्ट जो है, अगर वो ट्रायल मजिस्ट्रेट वाली निगरानी है तो उसकी मजिस्ट्रेट से ज्यादा सजा नहीं दे सकता, ये बात समझ अगर बस अगर उसने ट्रायल किया, हाँ, अगर मजिस्ट्रेरियन ट्रायल का है, अगर सेशन ट्रायल है तो उसकी निगरानी कोर्ट तो हाई कोर्ट होगी, जो भी जितनी पावर होगी सेशन कोर्ट की उतनी हाई कोर्ट भी पावर वही देगी। निगरानी में वो ट्रायल कोर्ट की पावरों को मलूज़े खाते रखेगी, कहने का मतलब। अपील में नहीं रखेंगे, अपील एक अलग मैटर है, उसका जब चैप्टर आएगा उसी में जाएंगे, वो और चीज है। पिछली अदालत खुद बन जाएगी वैसे एक किस्म की, एक ऐसे समझ लेना। हाँ जी। अब देखें चौथा 4 क्लास, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथोराइज अ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को यह अख्तियार नहीं है, हाई कोर्ट को कहते हैं कि रिवीजन में यह काम नहीं करनी, ये काम रिविजनल कोर्ट के अख्तियार से उन्होंने खींच ली। नंबर 1, टू कन्वर्ट द फाइंडिंग ऑफ इक्विटल इनटू वन ऑफ कन्विक्शन। बरियत की जो होगी ना वो कन्विक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये राइट किसका है? अपीलेट कोर्ट। इक्विटल के खिलाफ अपील करेंगे तो अपील वाली जो बरी बदशुदा बंदा होगा वो उसको सेंटेंस में अपील की पावर है, रिवीजन में नहीं। रिवीजन में सिर्फ सजा बढ़ाई जा सकती। अगली बात, to entertain and proceeding in revision with respect to an order made by a session judge under section 439A। तो जब सेशन कोर्ट किसी निगरानी में फैसला दे देती है तो निगरानी की सेकंड निगरानी नहीं है, हाई कोर्ट में दूसरी निगरानी नहीं चलेगी, लेकिन सेकंड अपील चलती है, वो भी सिविल केस में, क्रिमिनल में नहीं। क्रिमिनल अपील भी एक होती है। 5 पे, where under this code an appeal lies and no appeal is brought। अब कहते हैं कि ऐसा केस है जिसमें अपील तो होती है लेकिन अपील दायर नहीं की गई। No proceeding by way of revision shall be entertained at the instance of the party who could have appealed। कि उसको, जिस बंदे को अपील का हक था और उसने अपील दायर नहीं की, इस ग्राउंड को बुनियाद बना के वो निगरानी भी नहीं दायर कर सकता। भाई तेरा हक अपील का था, तूने नहीं दायर किया तो अब निगरानी के हक से भी तू महरूम हो गया। Notwithstanding anything contained in this section, जब notwithstanding लग जाता है तो इसका मतलब है ये प्रोविजन की सेवेरिटी बढ़ जाती है। कहते हैं कि बावजूद इसके कि इस सेक्शन में जो कुछ रखा हुआ है, any convicted person to whom an opportunity has been given under subsection 2 or showing cause why his sentence should not be enhanced shall in showing cause be entitled also to show cause against his conviction। तो कहता है कि जब नोटिस दिया जाता है अक्यूज को निगरानी में कि तुम मुझे ग्राउंड बताओ कि मैं तुम्हारी सजा क्यों ना बढ़ाऊं, मतलब शो काज है, इसको कहते हैं शो काज, अपनी वजह बताओ, मैं फिर सजा बढ़ा दूंगी, तुम मुझे सॉलिड रीजन दो कि मैं तुम्हारी सजा क्यों ना बढ़ाऊं। हाँ, तो उसमें जैसे नोटिस दिया जाता है साथ में शो काज नोटिस देना भी लाजमी, उसको लिख के दिया जाता है व्हाई ही शुड नॉट एनहेंस सेंटेंस, कि मैं तुम्हारी सजा क्यों ना बढ़ाऊं, अपने डिफेंस में मजबूत सॉलिड ग्राउंड लेके। अब आ गया 439, ये पावर है सेशन जज की, सेशन जजेस पावर ऑफ रिवीजन।
तो ये सेम वही पावरें हैं जो हाई कोर्ट की। कहते हैं कि इन केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ मजिस्ट्रेट द रिकॉर्ड ऑफ व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर द सेशन जज और व्हिच अदरवाइज कम्स टू हिज नॉलेज द सेशन जज में एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड ऑन हाई कोर्ट बाय सेक्शन 429। तो जब सेशन कोर्ट अपनी पावरें इस्तेमाल करती है तो वही पावरें जो किसको दी जाती हैं, हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट भी वही पावरें इस्तेमाल करेगी जो सेशन कोर्ट वही पावरें इस्तेमाल करेगी जो हाई कोर्ट। अब आ जाए सेक्शन 435 के ऊपर। ये मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया कि आपको पहले उनकी पावरें बता दें, अब चलते हैं कि रिवीजन होती किस ग्राउंड की। पावरें हो गई हाई कोर्ट की पावर, सेशन कोर्ट की पावर, और रिवीजन में जो काम नहीं कर सकते और जो कर सकते हैं वो हो गया। अब आ गई बात कि हाई कोर्ट रिवीजन होती किस ग्राउंड के ऊपर। 435 इंट्रोडक्टरी सेक्शन है ये। पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स। तो क्या 435 ये बेसिक सेक्शन है कि रिवीजन के ग्राउंड क्या लेंगे। अगर कोई बंदा जेल में है या बिहाइंड लॉ के निगरानी में, उसको बेल मिल सकती है। तो अब देखें, पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट जज और एनी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ये अब खत्म हो गई। पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस बिहार मे कॉल फॉर, तलब करेगी। कॉल फॉर का मतलब क्या है, तलब करेगी। एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट, एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट। किसी भी उसकी जूनियर कोर्ट के सामने कोई भी रिकॉर्ड है वो उसको तलब कर लेगी। सिचुएट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स और हिज जुरिस्डिक्शन। इट्स हाई कोर्ट के लिए यूज हुआ है, हिज सेशन कोर्ट के लिए। For the purpose of satisfying itself or himself, हाई कोर्ट अपने आप को और सेशन कोर्ट अपने आप की तस्कीन के लिए कि वो क्या कर सकें, as to correctness, कि जो प्रोसीडिंग ये जो निचली अदालत ने फैसला दिया है इसको दुरुस्त कर सकें। करेक्टनेस, इसकी दुरुस्तगी को चेक करना कि आया ये सस्टेनेबल है या नहीं। लीगैलिटी, कि कानून के मुताबिक है या नहीं। और प्रोप्राइटी ऑफ एनी फाइंडिंग, कि जो उसने फाइंडिंग दी है क्या वो कानून के मुताबिक हैं। सेंटेंस और ऑर्डर रिकॉर्डेड और पास्ड, और जो सेंटेंस है वो रिकॉर्ड की जाती है और ऑर्डर पास किया जाता है। दोनों लफ्ज इकट्ठे यूज हुए हैं, रिकॉर्डेड और पास्ड। तो अब देखें, तो उसने ग्राउंड किया, कितने बताए। पहला ग्राउंड था कि उसने तायुन करना है, करेक्टनेस ये चेक करनी है, लीगैलिटी चेक करनी है, और तीसरी बात प्रोप्राइटी ऑफ एनी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर रिकॉर्डेड और पास्ड। ये बेसिक पर्पस थे निगरानी के। एंड एज टू फाइंडिंग, ये चौथा पर्पस है, एज टू फाइंडिंग रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ सच इंफीरियर कोर्ट, कि रेगुलरिटी आप देखने के एक प्रोसीडिंग जो इंफीरियर कोर्ट में चल रही है उसको प्रॉपरली परफॉर्म किया है या नहीं है। अब देखें, ट्रायल कोर्ट सबसे पहले कॉपीज प्रोवाइड करती है। कॉपी प्रोवाइड पहले तलबी करती है अक्यूज की। जैसे अक्यूज कोर्ट में हाजिर होता है तो फिर उसको कॉपीज दी जाती है। कॉपीज देने के बाद चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम करने के बाद प्ली रिकॉर्ड की जाती है। प्ली रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, एविडेंस होती है मुस्तगीस की तरफ से। मुस्तगीस की एविडेंस होने के बाद अक्यूज की एविडेंस होती है, स्टेटमेंट होती है 342-40 वाली, और उसके बाद आर्गुमेंट होने के बाद ये थी रेगुलरिटी, एक ट्रायल की रेगुलरिटी। तो चार्ज फ्रेम ही नहीं किया और जाके एविडेंस रिकॉर्ड कर ली तो रेगुलरिटी डिस्टर्ब होगी। जब ऐसे होगा तो आप निगरानी में जाएंगे। When calling for such record, और जब वो रिकॉर्ड को तलब करती है इन सुपीरियर कोर्ट,
डायरेक्ट दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस बी सस्पेंडेड। जो पिछली कोर्ट ने सजा पास की हो जाती है वो क्या हो जाती है, मुअत्तल हो जाती है। एंड इफ द अक्यूज्ड इज इन कन्फाइनमेंट, और अगर अक्यूज किस में है, कैद में है, दैट बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो रिवीजन में भी बेल मिल गई उसको कि उसको बेल पे छोड़ दें, और हिज ऑन बॉन्ड, जाती मुचलके के ऊपर छोड़ दें, पेंडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड, कि जब तक ये रिकॉर्ड एग्जामिन, जब तक निगरानी चलती रहेगी उस वक्त तक अक्यूज की सजा भी मुअत्तल होगी, और अगर कैद में है तो उसको बेल भी दी जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन में कहा कि ऑल मजिस्ट्रेट वेदर एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल और एपलेट जुरिसडिक्शन shall be deemed to be inferior to the session judge for the purpose of this section of section 437। तो जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो इंफीरियर कोर्ट हैं किसकी, सेशन जज की। बस बंद कर दें।